carotid body and aortic arch. Good. And they are stimulated below 60 mmHg. What are the other stimulants for the peripheral receptors? इन्होंने बताया कि peripheral receptors are stimulated by partial pressure of oxygen when it falls below 60 mmHg. What are the other? Temperature is not part of it. Everybody else, please sit down. आपका छोड़ दो. आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. बात है. Yes, very good. H plus concentration and H plus किससे बनता है? किसकी मात्रा बढ़ती है जब H plus बनता है? CO2. Very good. CO2 and H plus concentration. तो अब इसी रेगुलेशन को अपन अगर आगे बढ़ाते हैं, जैसे अपन ने पढ़ लिया पेरिफेरल रिसेप्टर, सेंट्रल रिसेप्टर मैंने क्या बताया था आपको? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जोन, CCZ, जो कि वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के पास में लोकेटेड है, और वो सेंस करता है H plus concentration in CSF. और उसके लिए बताया था CO2 will diffuse, anhydride will act, H2CO3 will be formed, H plus will dissociate and increase the concentration of H plus in CSF. Whenever CO2 is increasing in the all over the body, it will diffuse and stimulate the central chemoreceptor. ठीक है? Now hypoxias पे कैसे काम करते हैं receptors? अगर hypoxic hypoxia है, तो hypoxic hypoxia का मतलब क्या हुआ? हाइपोक्सिक मतलब कंडीशन ऐसी है जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, जो कि हाई एल्टीट्यूड वाली जैसी कंडीशंस में होता है. जब अपन माउंटेन में जाते हैं, लेह लद्दाख की बात करी थी अपन ने, है ना, तो वहां पे एकदम से असेंड नहीं कर सकते आप, एल्टीट्यूड बहुत हाई है वहां का, तो धीरे धीरे लिया जाता है, स्टॉप लिया जाता है, तो वो वाली बात है. तो ऐसे में क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल फॉल, एंड हमने अभी अभी उन्होंने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल्स बिलो 60 mmHg, रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड. तो सिंपल है यहाँ पे, रिड्यूस PCO2, स्टिमुलेट द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर. बट एनेमिक हाइपोक्सिया का क्या मतलब होता है? वेरी गुड. कैरियर्स आर नॉट देयर. ऑक्सीजन, ample quantity of oxygen is present in environment, but there is no carrier to pick it up because you have deficiency of iron, due to there is a this deficiency of hemoglobin, and the carrier is not present, but PO2 will be normal, so receptors will not be stimulated. Decrease O2 carrying capacity as in methemoglobinemia and carbon monoxide poisoning, no stimulation of peripheral chemoreceptor because CO2 कम नहीं हो रहा है, CO2 नॉर्मल है आपका. तो इस कंडीशन में पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट होके कोई सिग्नल नहीं दे सकते. So two types of hypoxia: hypoxic hypoxia, anemic hypoxia. Both are different, and peripheral receptor will act differently for both kind of hypoxia due to their receptiveness. They are receptive to partial pressure of oxygen, and partial of pressure of oxygen is not decreasing in anemic hypoxia. कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, वहां पे तो नॉर्मल है, ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर भरमार पड़ी हुई है, बट उठाने वाला कोई नहीं है, पिकअप करने वाला कोई नहीं है. So that's why it will not be activated. Now if we go to the histotoxic hypoxia, what is histotoxic hypoxia? हिस्टो मतलब सेल्स, टिश्यू. हिस्टोटॉक्सिक मतलब कि टॉक्सिक मतलब कुछ उनके अंदर पॉइजनिंग हुई है जिसके कारण से टिश्यूज के अंदर कुछ प्रॉब्लम है. तो हम तो भाई लेके हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारा पिकअप सही है, हीमोग्लोबिन सही है, बट डिलीवरी सेंटर पे डिलीवरी लेने वाला कोई नहीं है, घर पे आपके कोई नहीं है. आप मान लो अभी यहाँ क्लास में बैठे, अमेजोन वाला आ गया, फोन कर रहा है, सर आ जाओ. अब तुम बोलोगे कहाँ से आ जाओ, क्लास में मनीष सर खड़े, वो आने देंगे मुझे अभी? कैसी बातें करता है. तो दिस इज काइंड ऑफ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. तो टॉक्सिटी होगी मेरी तरफ से, मरोगे तुम और तुम्हारा पार्सल. जस्ट फॉर जो हंसे नहीं तुम पर, गंदा था.
सो PO2 इज, तो ऐसी कंडीशन में क्या है अपना, चलो बैक टू द स्टडी। सो पहली दो कंडीशन में हमने क्या देखा, PO2 कम हो रहा था, बट PO2 यहाँ पे कम नहीं हो रहा, जो कि हाइपोक्सिक में हो रहा था, बिकॉज ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम नहीं हो रही। देन कैरियर भी नॉर्मल है, कैरियर पिकअप कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, बट टिश्यू जो है वो नहीं ले पा रहा। तो PO2 नॉर्मल बट रिड्यूस्ड O2 यूटिलाइजेशन बाय ग्लोमस सेल, ग्लोमस सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसके कारण से स्टिमुलेट्स द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इवन इफ PO2 इज नॉर्मल। तो जो लास्ट अपन ने कंडीशन पढ़ी उसका बन गया ये एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया ग्लोमस सेल से, इवन दो एवरीथिंग इज फाइन, but there is a problem in the tissues. That's why glomus cell will not able to utilize and it will cause the. Then next one is stagnant hypoxia. Stagnant hypoxia, stagnancy का मतलब समझते हो? रुक जाना, हाँ, रुकावट आना। Stagnancy रुकावट आना, ठहरी हुई चीज या रुकी हुई चीज। तो ब्लड फ्लो अगर रुक जाए तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट फ्लो, या बहुत स्लो हो जाए, जिसके कारण से जो सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है वो टिश्यूज तक ढंग से नहीं पहुंच पाएगी। तो टिश्यूज तक अगर सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, डिलीवरी नहीं होगी, एंड इट विल स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर। ओके, सो सारे में स्टिमुलेट हो रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के जो हमारा है एनीमिक हाइपोक्सिया, उसमें हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होता। Now another condition which is known as hypercapnia, hyper मतलब ज्यादा, कैप्निया मतलब कि CO2। तो CO2 की अगर क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ब्लड के अंदर तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकैप्निया। CO2 की मात्रा अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए ब्लड के अंदर तो दैट कंडीशन, हाइपर मतलब ज्यादा, कैप्निया मतलब CO2, तो CO2 की क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई। माइल्ड स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, मेजर एक्शन इज थ्रू सेंट्रल कीमो। अब CO2 है तो CO2 का पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर पे काम बहुत कम है, और वहां पे कौन है सबसे बड़ा स्टिमुलेटर? ऑक्सीजन। बट CO2 इज ए वेरी बिग स्टिमुलेटर फॉर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, CCZ, तो वो स्टिमुलेट होगा, वहां से इसका मेजर एक्शन होगा। इंक्रीज इन H+ रिसेप्टर, H+ एक्शन अगेन थ्रू द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। CO2 H+ तो एक साथ ही चलते हैं, तो दोनों का जो सेंसिटिविटी है वो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर पे ज्यादा है रादर देन द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, तो वो उसके थ्रू एक्शन करेंगे। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, न्यूरॉन्स लोकेटेड बीनीथ द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला, एक्सॉन्स प्रोजेक्ट डायरेक्टली टू द न्यूरॉन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। यहाँ से जो भी एक्सॉन निकलेंगे वो रेस्पिरेटरी सेंटर पे जाके मेडुला के अंदर जो DRG VRG है वहां पे स्टिमुलेट करेंगे, एंड स्टिमुलेटेड बाय द चेंज इन H+ आयन कंसेंट्रेशन इन CSF एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अपन ने जो बात करी थी, CO2 डिफ्यूज होगा, H2CO3 बनेगा, H+ रिलीज कराएगा CSF के अंदर, CSF के अंदर धीरे धीरे H+ बिल्डअप होगा, तो वो H+ क्या करेगा, बेसिकली आपके CSF में जाके ये जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर जो कि वेंट्रल सरफेस पे है, वेंट्रिकल्स के पास में, उनको स्टिमुलेट करेगा। Now magnitude of stimulation is proportional to H+ concentration with parallel with the ब्लड के अंदर जितनी CO2 इंक्रीज हो रही है CSF के अंदर उतना H+ इंक्रीज होगा, और उसी के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जोन डिसाइड होगा कि भाई सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कितना तेजी से स्टिमुलेट कर रहा है रेस्पिरेशन को, वो डिपेंड करेगा ब्लड के अंदर CO2 कितनी है और ब्लड के अंदर CSF के अंदर H+ कितना है। ब्लड के अंदर जितनी CO2 इंक्रीज होगी CSF के अंदर H+ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। एनी कंफ्यूजन? तो एक चीज गांठ मान लो, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर O2 कंसेंट्रेशन, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर C सेंट्रल रिलेटेड टू CO2 कंसेंट्रेशन। C से क्या आता है? CO2, एंड CO2 इज रिलेटेड टू CSF की H+ कंसेंट्रेशन। तो आपका रिसेप्टर वाला पार्ट, पेरिफेरल और सेंट्रल रिसेप्टर दोनों वाला पार्ट, आप अगर ये 4-5 चीजें अगर आपको याद है तो पूरा शॉर्ट नोट आप रेगुलेशन पे बना सकते हो। न्यूरल रेगुलेशन अलग है, वहां पे वो डायग्राम बनाना है जिसके अंदर सबसे पहले ऊपर क्या आता है?
पोन्स आता है, मेडुला आता है, ब्रेन स्टेम का डायग्राम बनाना है। तो ब्रेन स्टेम में पोन्स में क्या है, सबसे ऊपर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, देन एपन्यूएस्टिक सेंटर, देन अंदर की साइड डीआरजी, बाहर की साइड वीआरजी इन द मेडुला। देन उनका क्या काम चल रहा है, वहां पे प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स है जहां से आपकी रिदम जनरेट होगी, और रिदम कैसी होती है, रैंप लाइक रिदम, विच विल बी लाइक दिस लेटर की तरह ऊपर की साइड जाएगी धीरे धीरे। नाउ द सेम मैकेनिज्म, CO2 H2O इंक्रीज H प्लस, increase in pCO2 in CSF is more effective than increase in pCO2 in interstitial fluid of brain. Obviously, CSF does not contain protein buffers, so there is a rise in H plus concentration due to CO2 which stimulates respiration. ये भी पॉइंट कहीं पे पूछा जा सकता है बफर वाला, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और इसके कारण से ही हम लोग बेसिकली जज कर सकते हैं कि CO2 जितनी इंक्रीज हुई ब्लड में, CSF में उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली आपका H प्लस इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि H प्लस को कोई बफर नहीं कर रहा। अगर कोई बफर प्रेजेंट होता तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक इट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं बना सकते आप सर, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कितना बफर हुआ, कितना नहीं हुआ, और कितना स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो बफर नहीं है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड एंड द H प्लस प्रेजेंट इन द CSF। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बफर रहता है, इसीलिए ये कम स्टिमुलेट करेगा। हाइपोक्सिया डज नॉट स्टिमुलेट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स आर डिप्रेस्ड बाय द हाइपोक्सिया, क्योंकि ब्रेन की ओवरऑल एक्टिविटी जो होती है वो O2 ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, और ब्रेन बहुत ज्यादा देर बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे CO2 की क्वांटिटी ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाती है और O2 की कम होती है, तो ब्रेन क्या है, डिप्रेस होने लग जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी कम होने लग जाती है, और मे बी इट कैन एंटर इनटू द कोमा इफ इट रिमेन्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी कंडीशन में ब्रेन का जो कीमो रिसेप्टर जोन है वो नहीं एक्ट होगा, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर आपके वर्क करेंगे। Stimulation of central chemoreceptor leads to increase in rate and depth of the breathing. Under resting condition, respiratory drive is due to stimulatory effect of CO2 on the central chemoreceptor, which is 80%. 20% dive is due to O2 via the peripheral chemoreceptor. तो टाइडल रेस्पिरेशन में हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर मेजर पार्ट को प्ले कर रहा है, इट इज 80%। केमिकल स्टिमुलाई में हमें पता है कि pCO2, O2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो काम करते हैं, हेल्प टू मेंटेन देयर ओन नॉर्मल लेवल। pCO2 हमारा है एट 40 mmHg एंड PO2 अबव 60 mmHg in the arterial blood by appropriate stimulation of peripheral and central chemoreceptors. So decreased PO2 is most potent stimulation for peripheral chemoreceptors. Between PO2 60 mmHg and 100 mmHg, hypoxic drive of respiration is limited due to braking effect of CO2 washout. Most effective below PO2 60 mmHg, and strong stimulation of peripheral chemoreceptor overrides the braking effect of CO2. क्योंकि यहाँ पे क्या है, CO2 बेसिकली आपका स्टिमुलेट कर रहा था पहले, एंड जैसे जैसे CO2 कम होता जाएगा, O2 का इफेक्ट फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का जो इफेक्ट है वो आपको डोमिनेंट दिखने लग जाएगा। हाइपरकैप्निया, अगेन द सेम थिंग। Arterial pCO2 is main regulator for the rate and the depth of the respiration. Effect of H plus. Increase in H plus concentration is stimulate respiration mainly via the central chemoreceptor, and even lead to decrease in pCO2 as in metabolic acidosis, and decrease H plus ion depresses the respiration as metabolic alkalosis। इसके अंदर जैसा होता है
तो दिस विल कॉज डिप्रेशन। तो रेस्पिरेशन का जो बेसिकली डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका जैसे एल्कलॉसिस हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन H+ होगा, रेस्पिरेशन भी डिप्रेस होगा उसके कारण से। बट अगर रेस्पिरेशन डिप्रेस हो रहा है तो अल्टीमेटली CO2 विल बी बिल्ड अप, CO2 will build up and CO2 will form more H+. So again the respiration will go into compensation mechanism. तो वो जैसे यहाँ पे डिप्रेस होगा it will start building up CO2 and CO2 will again form H+. तो वो बैलेंस में लाने की उसको कोशिश करेगी। अब जैसे ही H+ ज्यादा होगा तो हाइपर वेंटिलेशन जाना होने लगेगा, अगेन द CO2 will be washed out, then again it will bring the alkalos मतलब alkaline up, एसिडोसिस को कम करने की कोशिश करेगा। ओके इसके साथ साथ में रीनल सिस्टम भी हमेशा, जब हम H+ और इसकी बैलेंस की बात करते हैं एल्कलॉसिस और एसिडोसिस की, तो रेस्पिरेटरी के साथ में हमेशा रीनल सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है। तो अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, प्राइमरी कॉज ऑफ एसिडोसिस इज रेस्पिरेटरी, मतलब कि देयर इज अ मोर बिल्डअप ऑफ CO2 इन द सेल्स, तो CO2 विल जनरेट मोर H+। तो उस वक्त क्या करेगा रीनल सिस्टम जो है आपका, वो कंपनसेटरी एल्कलॉसिस चालू करेगा। तो इट विल स्टार्ट excreting H+ and start retaining the bicarbonate ion and try to compensate for the acidity which is generated mainly by the acidic respiratory acidosis, क्योंकि रेस्पिरेशन के कारण से CO2 बिल्डअप हो रहा है, CO2 बिल्डअप होने के कारण से H+ बिल्डअप हो रहा है, और वो H+ को रीनल सिस्टम उस टाइम पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू कम करने की कोशिश करेगा। रेस्पिरेटरी भी धीरे धीरे वापस आएगा, बट मीनवाइल ये दोनों जो सिस्टम है ये बॉडी का पीएच मेंटेन करने के लिए हैंड टू हैंड काम करते हैं। एक अगर एल्कलॉसिस या एसिडोसिस में जा रहा है तो दूसरा जो है वो इसके लिए कंपनसेटरी, जैसे इधर अगर एसिडोसिस है तो ये एल्कलॉसिस करने की कोशिश करेगा, अगर ऊपर एल्कलॉसिस है तो ये एसिडोसिस करने की कोशिश करेगा, तो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। पीएच का आपका अलग से लेक्चर होगा, उसमें मे भी हो गया और ब्लड में हुआ है, नहीं हुआ है तो आगे होगा। तो दैट विल देयर यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज रीनल सिस्टम में ये आता है, इसको लेते हैं रीनल सिस्टम के टाइम पे होगा। रीनल हो गया क्या तुम्हारा, किडनी हुआ थोड़ी है अभी नहीं, इसमें आएगा। सर तुम ये चीज, बट यू कैन रिमेम्बर दिस कि एक सिस्टम रेस्पिरेटरी या रीनल में से एक में अगर प्राइमरी है तो दूसरा सेकेंडरी कंपनसेशन करेगा, उसको कंपनसेट करना शुरू करेगा, गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। Now what will be the effect of voluntary hyperventilation? अपन ने इसके बारे में तो बात करी थी पहले। What is voluntary hyperventilation? क्या होगा voluntary hyperventilation करने से? क्या समझ आ रहा है hyperventilation से? बेटर है बोल। हाइपरवेंटिलेशन क्या होता है? हाइपरवेंटिलेशन सांस लेना तेज तेज, मैंने बताया तो था करके कि बहुत तेज तेज सांस लोगे तो CO2 वॉश आउट होगी, तुम्हारी थोड़ी देर के लिए ब्रेथ रुक जाएगी, मरोगे नहीं, बताया तो था मैंने क्लास में। तो हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हो आप, वॉलंटरली हाइपर वेंटिलेशन आप बहुत देर तक नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर सम टाइम CO2 विल बी डिप्लीटेड एंड आपका जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर से जो सिग्नल आ रहा है CO2 के कारण से टाइडल वॉल्यूम का, वो अबॉलिश हो जाएगा और रेस्पिरेशन रुक जाएगी फॉर फ्यू सेकेंड। अगेन CO2 विल बिल्ड अप, it will stimulate CCZ and again the respiration will start. So that is effect of voluntary hyperventilation. इसी तरह से ब्रेथ होल्डिंग का क्या होगा, ये भी बताया था कि कोई सुसाइड नहीं कर सकता सांस रोक के। तो क्या होता है कि सांस रोकोगे, CO2 बिल्डअप होगा अंदर और वो स्ट्रांगली CCZ को स्टिमुलेट करेगा एंड अगेन आपका वॉलंटरी जो रिस्पॉन्स है विल बी ओवर रिटन बाय द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ जो आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का रिस्पॉन्स है उसके थ्रू, सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के थ्रू ओवरराइड हो जाएगा। नाउ अप्लाइड एस्पेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी एक्सरसाइज देयर इज इंक्रीज इन O2 कंजम्पशन, उसी के साथ का CO2 बिल्डअप होगा बॉडी के अंदर,
and demand is met by increase in pulmonary ventilation, increase in O2 uptake in the lungs. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक्सरसाइज करने से पहले जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे होते हैं तो मूवमेंट थोड़ा सा इंक्रीज होता है एट द जॉइंट, दैट विल बी सेंस्ड बाय द प्रोप्रियोसेप्टर्स. These are the kind of peripheral receptors, neural peripheral receptors, not chemical but neural peripheral receptors. जैसे अपन ने और peripheral receptor कौन से पढ़े थे न्यूरल के अंदर? J receptor था एक, ग्लोबुलस रिफ्लेक्टर, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया. एंड हैरिंग-ब्यूरर रिफ्लेक्स, प्रोप्रियोसेप्टर्स, हैरिंग-ब्यूरर रिफ्लेक्स, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स. तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स है. तो इसी तरह से हमारा प्रोप्रियोसेप्टर है, वो भी एक्सरसाइज के टाइम पे वो क्या करता है, वॉलंटरली वेंटिलेशन को इंक्रीज कर देगा, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि वी कैन टेक मोर ऑक्सीजन. तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, वी ट्राई टू इंक्रीज अवर डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन and number of respiration we are taking per minute, so we can supply more oxygen to the tissues and they can meet the demand. Pulmonary ventilation increases linearly with the exercise intensity till the anaerobic threshold is reached. एक स्टेज के बाद में ऑब्वियसली एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू होगा ही होगा, क्योंकि जितनी डिमांड है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से पूरी नहीं होगी. तो वहां तक आपका लीनियर चलेगा, फिर ये प्लेटू पे पहुंच जाएगा. अकर एट अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ मैक्सिमम एक्सरसाइज लेवल व्हेन ब्लड लैक्टेट लेवल स्टार्ट राइजिंग. नाउ द लैक्टेट लेवल इज राइजिंग, अगेन दिस इज एन एसिड, so it will start creating acidic environment in the blood. pH will go down. When the blood lactate level start rising above the anaerobic threshold, ventilation increases disproportionately to the increase in O2 consumption due to lactic acidosis, which increases H plus concentration. So what happens? Both the rate and the depth of the breathing increases, decrease PO2, increase PCO2, increase H plus concentration, proprioceptive impulses from muscles and joints, and stimulation from the cerebral cortex. It will increase the, all these things will increase the depth and the rate of the respiration during exercise. So whenever you are writing regulation of respiration, you can take this an example and write down. जब पूरा short note हो जाता है तो अपन एक portion लिखते हैं which is known as applied. तो applied से हम क्या बताते हैं कि हमें ये चीज समझ आ गई है, हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, हम वो एग्जाम्पल दे देंगे. ये हमें कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि हमें नाउ वी कैन ऑल्सो स्टेट एन एग्जाम्पल. तो अप्लाइड पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज इट शोज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. तो अगर आप जैसे रेगुलेशन और रेस्पिरेशन लिखते हैं तो उसमें आप ये अप्लाइड में लिख सकते हैं. इंक्रीज इन O2 अपटेक इन लंग्स, इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि इंक्रीज इन पल्मोनरी परफ्यूजन ड्यू टू इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है साथ साथ में. तो फ्लो ब्लड विल इंक्रीज, नंबर ऑफ द टाइम्स ब्लड विल पास थ्रू द कैपिलरीज विल इंक्रीज, विच विल, जब ब्लड फ्लो किसी चीज का या टिश्यू का इंक्रीज होता है तो वी से दैट द परफ्यूजन इज इंक्रीज. ठीक है, तो परफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज प्रेशर ग्रेडियंट of O2 in alveoli due to greater fall in venous PO2. अब जो ब्लड वापस आ रहा है टिश्यू से, वहां से टिश्यूज तो will try to extract as much as oxygen possible, जितना ऑक्सीजन ले सकते हैं ले लेंगे. तो उसके कारण से क्या होगा, जो गैप क्रिएट होगा एल्वुलर लेवल का और जो CO2 जो वापस आया है वीनस ब्लड, उसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से ग्रेडियंट के कारण से जो फ्लो ऑक्सीजन टुवर्ड्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंक्रीज होगा. इंक्रीज इन डिफ्यूजन कैपेसिटी ड्यू टू इंक्रीज इन मोर ओपन कैपिलरीज. अब जब प्रेशर इंक्रीज होता है, ग्रेडियंट इंक्रीज, फ्लो इंक्रीज होता है, तो जो बंद कैपिलरीज होती हैं जो नॉर्मली काम नहीं आ रही वो भी खुल जाती है. एंड इट क्रिएट मोर सरफेस एरिया टू एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसी को, यही जो कैपेसिटी है इसी को हम रिजर्व कैपेसिटी भी बोलते हैं. तो रिजर्व एरिया जो होता है वो भी यूज आने लग जाता है. एंड इट विल इंक्रीज द डिफ्यूजन कैपेसिटी, बेटर वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशियो. तो अपन ने क्या पढ़ा था शुरू में, मैंने बहुत शुरू में आपको पढ़ाया था कि जब अपन खड़े हैं तो आपका लंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है
दोनों के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन के अंदर देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला एरिया लंग के पास है ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है बिकॉज इट इज मोर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, बट नीचे वाला एरिया इज मोर क्लोज टू द हार्ट and having less distance from the ground. So you will be having more flow to the lower area or the base of the lung and less oxygen supply. But ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा? Oxygen supply will be more and flow is less because gravitational force के कारण से उतना blood यहाँ नहीं पहुंच पाएगा. So what will happen? The oxygen जितनी मतलब यहाँ पे available है, blood उतना नहीं आ रहा है, तो वो ऑक्सीजन को उठा नहीं पाएगा क्योंकि कैरियर्स उतने नहीं है यहाँ पे अपने पास, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो जहाँ पे बैलेंस होगा दोनों चीजों में, जो कि मिडल पार्ट है हमारा, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी अच्छी आ रही है और परफ्यूजन भी अच्छा, तो वहां पे एक्सचेंज सबसे ज्यादा होगा। इसलिए V अपॉन जो P होता है वो मिडल जो जोन होती है उसके अंदर 1 होता है, मतलब कि इट इज इक्वल, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट रिवर्स थिंग, मतलब कि नीचे की बात करें अपन, बेस ऑफ द लंग, तो वहां पे परफ्यूजन ज्यादा है, वेंटिलेशन कम, तो ये लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। अगर हम ऊपर की बात करें टॉप ऑफ द लंग की, तो वेंटिलेशन ज्यादा है तो इट विल बिकम मोर देन 1, ठीक है। बट इट शुड रिमेन एट 1 ताकि इक्वल लगे, दोनों साइड इक्वल हो। बट जब एक्सरसाइज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो फ्लो सारी जगहों पे सेम हो जाएगा लंग के अंदर, एंड देयर विल बी नो डिफरेंस इन द परफ्यूजन, एंड देन वेंटिलेशन विल बी ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर एट ऑल द लेवल, बिकॉज बहुत सारी ऑक्सीजन आ रही है, बहुत ज्यादा तेज अपन सांस ले रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रेथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके कारण से क्या होगा, डिफ्यूजन एट ऑल द प्लेसेस इन द लंग विल बिकम इक्वल। तो V अपॉन P का जो रेशियो है वो हर जगह पे सेम हो जाएगा लंग से। So that is the last point. Now hypoxia. We have different type of hypoxia: hypoxic hypoxia, anemic hypoxia, stagnant hypoxia, histotoxic hypoxia. So everybody gone through the last slide. Hypoxic hypoxia क्या होगा? PO2 डाउन हो जाएगी, तो क्या याद रखना है अपने को? हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। एनीमिक हाइपोक्सिया क्या याद रखना है? हीमोग्लोबिन वाला प्रैक्टिकल, क्या याद रखना है? हाँ, क्या नाम था उसका? तालीस हीमोग्लोबिन। तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, भाई कहीं पे कोई एम्बुलाई बन जाए, किसी चीज के कारण से फ्लो कम हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन इन आर्टरीज। ऑब्स्ट्रक्शन कब आता है? एम्बुलाई चला जाता है कहीं पे, ठीक है। तो इन दैट कैन स्टैग्नेंट मतलब स्लो हो जाना, ब्लड विल फ्लो स्लो, तो मे बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द viscosity of the blood it can happen, ठीक है। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, पॉइजनिंग, रिमेंबर द पॉइजनिंग, विल सी विच पॉइजनिंग, जैसे आदों को पता चल गया होगा। हाइपोक्सिया इज डिक्रीज इन PO2 concentration, happens at high altitude, breathing gas mixture with the low O2 and breathing in closed spaces। एक डब्बे के अंदर आपको बंद कर दे जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम the oxygen will be exhausted। एक मूवी आई थी बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पता नहीं कितना हो गया, अभी तो 4-5 साल तो हो ही गए होंगे। एक नाम यार याद नहीं आ रहा, वो एक्टर को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है, और एक्टर कौन था? वो ग्रीन लालटेन वाला, क्या नाम दे, वो नाम याद नहीं आ रहा उसका भी। हाँ, रायन रेनॉल्ड्स, हाँ उनकी मूवी थी। और बॉक्स, आई थिंक बॉक्स और समथिंग इज द नेम, यू कैन सर्च विद द नेम, एक्टर के नाम से मिल जाएगी तुम्हें। 4-5 साल पुरानी मूवी है, एंड टोटल मूवी वाज शॉट इन दैट बॉक्स ओनली, मतलब वो कैसे सर्वाइव करके निकलता है। एक और मूवी आई थी अपने राजकुमार की, ट्रैप, तो बट वो वैसा कंसेप्ट नहीं था, मतलब वो तो एक फ्लैट में ट्रैप था, इसमें वो बॉक्स के अंदर, मतलब जो उनका वो जो बॉक्स होता है ना जिसके अंदर मुर्दों को डालते हैं, उसके अंदर डाल के उसको दफना देते हैं कॉफिन के अंदर, और वो जिंदा होता है, और वो किस तरह से सर्वाइव करता है, क्या करता है, वो सब उसके अंदर है। और उसके अंदर वही यही हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा होता है, वो सब कंडीशन।
देन हाइपोवेंटिलेशन के कारण भी हो सकता है बिकॉज ऑफ अस्थमा। अब जब अच्छा ठीक 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 है, देख लें। हाइपोवेंटिलेशन के कारण कैसे हो सकता है, टाइम कम है ना अभी, अटेंडेंस खाना भी है तुम्हें। रेस्पिरेटरी पैसेज, अस्थमा, न्यूमोथेरैक्स, ऐसी कंडीशन में वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाता है। तो वेंटिलेशन डिक्रीज होने से क्या होगा, CO2 अंदर बिल्डअप होगा, ऑक्सीजन आएगी नहीं ज्यादा, तो इट विल ऑल्सो जनरेट अ कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया। पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, जो कि बल्बर पॉल्मोनाइटिस में हो सकता है। डैमेज टू द रेस्पिरेटरी सेंटर किसी कंडीशन के कारण, और बाकी सब चीजें। रिड्यूस डिफ्यूजन ऑफ O2 अक्रॉस द एल्वोलाई। अब ये कौन सी कंडीशन में होता है कि आपके पल्मोनरी एडिमा, इंटरस्टिशियल एडिमा, जो अपन ने लेयर्स पढ़ी थी 7 लेयर, याद है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे डायग्राम बना हुआ था। आरबीसी से आरबीसी तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है एल्वोलाई से, तो वो जो 7 लेयर है बीच में, वो लेयर के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, डिफ्यूजन डिक्रीज होता है, और डिफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है तो बेसिकली यू आर नॉट एबल टू अचीव द ऑक्सीजन लेवल जो आपको आना चाहिए, तो इट इज कॉजिंग हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। तो वो लेयर के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, इंटरस्टिशियल एडिमा हो सकता है, थिकनिंग ऑफ वॉल हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं, देन एम्फिसीमा अगेन, जिसमें सरफेस ही कम हो जाता है। तो ऑल दिस कंडीशन विल आल्सो जनरेट द कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया। शंट्स में होता है फिजियोलॉजिकल शंट, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आके मिल जाता है तो वो ओवरऑल PO2 को कम कर देता है। बॉडी के अंदर बहुत सारी शंट है जो नॉर्मल है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। आर्ट्रियोवेनस एडमिक्सचर ऑफ द ब्लड, कई बच्चों के आपने सुना होगा कभी हॉल रह जाता है हाथ में, तो वो ब्लड क्या है, वो मिक्स हो रहा है, साइनोसिस, इट विल लीड टू साइनोसिस। तो साइनोसिस इज अनदर काइंड ऑफ हाइपोक्सिया। डिक्रीज इन आर्ट्रियल PO2, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, बट यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल। एनीमिक हाइपोक्सिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंटेंट, फिर उसके साथ में मिथ हीमोग्लोबिनिमिया बन जाए या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो, तो ये कैरिंग कैपेसिटी में काम नहीं आता। अब इसमें आर्ट्रियल PO2 नॉर्मल रहेगा, परसेंट ऑफ सैचुरेशन विल बी रिड्यूस्ड, EV डिफरेंस ऑफ O2 इज नॉर्मल। एट्रियल और वीनस साइड पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है, बट कैरियर नहीं है, तो कैरियर नहीं होने के कारण से ट्रांसपोर्टेशन विल बी अफेक्टेड। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज, सर्कुलेटरी शॉक के अंदर, मतलब पूरी की पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाए तो सर्कुलेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो धीरे सर्कुलेट होगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है, जो ब्लड को पंप करता है, वो कम हो जाएगा। कितने लोगों के घर पे मोटर है जो पानी चढ़ाती है? तुम्हारी मोटर निकाल के छोटी मोटर निकाल लगा दे तो क्या होगा, टंकी में पानी नहीं पहुंचेगा ना, वही वाला। लोकलाइज्ड स्टैग्नेशन ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म। तो आर्ट्रियल PO2 इसमें नॉर्मल होती है, O2 कंटेंट ऑफ ब्लड भी नॉर्मल है, बट ब्लड पहुंच नहीं रहा, सैचुरेशन भी नॉर्मल है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो हो रहा है, हीमोग्लोबिन बराबर है। EV डिफरेंस ऑफ O2 इज इंक्रीज ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ O2। अब जितना ब्लड वहां पहुंचेगा उसमें से जो टिश्यूज है ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज ऑक्सीजन पॉसिबल, तो आर्ट्रियल और वीनस का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा इसके। PO2 इन द वीनस ब्लड इज रिड्यूस। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, टिश्यू आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज O2, इट हैपेंस इन द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पॉइजनिंग। ये किससे होता है, साइनाइड पॉइजनिंग एंड सल्फाइड पॉइजनिंग। हमने फिल्मों में देखा हुआ, कैप्सूल तोड़ा मुंह में डाला एंड डेथ, तो दैट इज साइनाइड पॉइजनिंग, बिकॉज साइनाइड इज हिस्टोटॉक्सिक, वो अपने हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देगी, ठीक है, नॉट हीमोग्लोबिन सॉरी, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर काम करेगी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे, तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं होने देगी। माइट्रोकॉन्ड्रिया है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, ATP प्रोड्यूस करता है, वहां पे अगर फंक्शनिंग डिफेक्टिव हो जाए तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, एंड दैट विल लीड टू डेथ।
तो फीचर्स क्या है, आर्टियल PO2 नॉर्मल है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है, नॉर्मल आर्टियल ब्लड O2 है, EV डिफरेंस ऑफ O2 कंटेंट nil ड्यू टू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ